अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके साथ ही साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी। अब्बासी साहब आपका शुक्रिया, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, आज ख़बरों के लिए तो खासा गर्म दिन रहा है। एक जानिब कराची से लाड़काना पीपल्स पार्टी का जो भुट्टो कारवां है वो रवाना, और फिर दूसरी तरफ हमने देखा कि बारोबार वाला सीन था। शहबाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल गया, नवाज शरीफ साहब की ज़मानत भी मंजूर होगी। जी हाँ, ये बात ठीक है आपकी कि आज अपोजिशन का दिन था, क्योंकि ट्रेन मार्च भी खासी इम्प्रेसिव थी जी। मेरे नज़दीक तो यही है। वो कहें कि जी 300 टिकट मुश्किल से बिके, लेकिन बहुत लोग थे स्टेशन पे, जितने स्टेशन पे हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब्बासी साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपके लीडर जो हैं उनकी ज़मानत हो गई, जो कि ऐसे मैटर ऑफ राइट होनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल जो चीज़ हो अच्छी हुई उसकी तारीफ़ ही करनी चाहिए। लेकिन ये जो ये नैरेटिव है ये तो अभी भी वही चल रहा है कि जी प्री बार्गेनिंग करनी है, कर लें, पैसे चले दे के चले जाएं। अब कभी डील की बात हो रही है, ये क्या मसला क्या है जो पीटीआई के स्पोक्समैन है उनका? प्ली बार्गेन किस बात की? नवाज शरीफ साहब पर कौन सा इल्ज़ाम लगा है करप्शन का? ये फवाद चौधरी साहब ज़रा इसकी वजाहत कर दें कि कितने पैसे का इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब पर लगा है। भी ये बदकिस्मती है कि एक ऐसी हुकूमत है जिसके वज़ीर झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करते, और वज़ीर-ए-आज़म भी सारा दिन झूठ ही बोलता है। तो झूठों की हुकूमत है। मुझे बता दें, आज हुकूमत उनके पास है, तमाम रिकॉर्ड उनके पास है, कोई करप्शन का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगा दें। प्ली बार्गेन की बात तो बाद में होती है ना, आप इल्ज़ाम पहले लगाते हैं तो करें, हम हाजिर हैं। जिस हुकूमत में इतना ज़र्फ़ ना हो, जिस वज़ीर-ए-आज़म में इतना ज़र्फ़ ना हो कि ये मामूली बात थी, कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं थी, इलाज की ज़रूरत थी नवाज शरीफ साहब को, आप इलाज करा देते, पेरोल पर रिहाई हो सकती है, इलाज हो जाता, बात ख़त्म हो जाती। कभी कहा कि जी बीमारी ही नहीं है, 4 बोर्ड्स बिठाए, और आज चीफ जस्टिस साहब ने एक बड़ी यूनिक बात की। उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ साहब प्रोटोकोलाइटिस का शिकार रहे कि हर बोर्ड दूसरे बोर्ड पर डालता था, हर डॉक्टर दूसरे पर डालता था कि तुम बताओ कि क्या इलाज होना है और कैसे होना है। किसी ने इलाज नहीं किया। तो ये बदनसीबी है कि एक बीमारी को ज़ाती तनकीद के लिए, सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और बड़ी बेहुदा बातों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये हुकूमत के अंदर कभी ये काम इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ। हुकूमत बड़े खुले दिल से चलती है, हर मामले को निभाने सुलझाने की कोशिश करती है। ये हुकूमत सिर्फ अपने लिए मसाइल ही खड़ा करना चाहती है। हाँ, तो लेकिन अब्बासी साहब ये भी तो आप देखें ना कि आप कह रहे हैं कि उन पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन जस्टिस आज़ाद सईद खोसा ने वो फैसला जो डिस्क्वालिफिकेशन का था वो भी इन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने कहा था ये सिसिलियन माफिया के रुकन हैं, लेकिन आज उन्होंने मियाँ साहब को रिलीफ दी तो उस ज़माने में, लेकिन उसी कोर्ट ने उनको करप्शन पे नहीं बल्कि अकामे पे फारिग किया। तो ये भी तो एक सितम ज़रीफ़ी है ना जी। सितम ज़रीफ़ी किसकी है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बात ये है कि नवाज शरीफ साहब पर आज तक कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लग सका। आज इमरान खान के पास हुकूमत है, रिकॉर्ड है, FIA है, आज करप्शन का इल्ज़ाम लगा लो, हिम्मत है तो लगाए। ये बातें करना हुकूमत पाकिस्तान को ज़ेब नहीं देता, उसके लीडरों को ज़ेब नहीं देता। तो थोड़ी बहुत ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करें, करप्शन की है उसको ज़रूर अंदर करें, करप्शन का सबूत दें, करप्शन का इल्ज़ाम लगाएं। ये बात तो होती नहीं है। आज तक ना शहबाज साहब पर ना नवाज शरीफ साहब पर कोई इल्ज़ाम लग सका है करप्शन का। जेल में शहबाज साहब भी रहे, नवाज शरीफ साहब भी हैं, उन्होंने पहले भी इन हालात का मुकाबला किया, इन हालात का मुकाबला भी कर लेंगे। लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, और हुकूमत के अंदर जो लोग हैं, वज़ीर-ए-आज़म जो है उसके वज़ीर हैं, उनके अंदर कितना ज़र्फ़ है और कितनी हुबल वतनी है, ये सब पाकिस्तान के लोग जानते हैं। तो अब्बासी साहब ये जो ये भी एक दिलचस्प बात सामने आई कि अदालत ने कहा कि
आपने वो रिलीफ ही नहीं मांगी ख्वाजा आरिस ने कि जी मियाँ नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। लेकिन हुकूमती एहलकार तो कहते हैं कि उनकी सारी एफर्ट ही लंदन जाने की है, या मैं जेल में रहूँगा या लंदन जाऊँगा और इलाज से इनकारी रहे। लेकिन क्या कोई अगर ज़रूरत पड़ी तो कोई आप मज़ीद अदालत का दरवाज़ा खटखटाएँगे कि उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए? देखिए, मैं यही कह रहा था कि इस हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर सवाए झूठ बोलने के कोई बात नहीं करते, सच उनके मुंह से निकलता नहीं है। अब आप ये देख लें कि कभी भी नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाने की बात नहीं की, ना ही कभी उन्होंने इलाज से इनकार किया है। और बार बार वज़ीर-ए-आज़म कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुल्की मामलात पर थी, जो इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था, वहाँ पर अज खुद वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात छेड़ी कि देखें ये इलाज के बहाने कर रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, ढींगा कर रहे हैं। ये उनको ज़ेब नहीं देता। अभी भी वक्त है, ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करें, दिल खुला करें। बिल्कुल हम आपके साथ हैं करप्शन को पकड़ने के लिए। हम सबसे पहले करप्शन का ख़ात्मा चाहते हैं। लेकिन जो आज हालात मुल्क की मईशत के हो चुके हैं, जो मुल्क में सियासत के हालात हैं, कौमी असम्बली मफलूज है, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ PTI की गवर्नमेंट और इमरान खान है। जी अच्छा, बासी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज एक इम्प्रेसिव डेमोन्स्ट्रेशन की है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को लेकर पिछले कुछ अरसे से ये लग रहा है, मियाँ साहब की बीमारी पे तो आप लोग बोले हैं, लेकिन उसके अलावा तासुर ये है कि नून लीग के हलकों में जुज़वी खामोशी है और इसी खामोशी को बाज़ लोग डील या ढील का रंग देते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है और ये खामोशी कब तक रहेगी? पहले हमने देखा बहुत एग्रेशन था, सख्त मज़ामत थी, फिर एकदम से खामोशी हो गई। देखिए, सियासत में ना डील होती है ना ढील होती है, ना हम इसके कायल हैं। ये बात बड़े ज़हन नशीन कर लें कि अगर डील करनी होती या ढील करनी होती तो बहुत से मौके मौजूद थे। आज इक़्तिदार में भी हो सकते थे, हमने वो फ़ैसले कबूल नहीं किए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुल्क के लिए सियासत की है, मुल्क की बेहतरी के लिए, आइन के लिए और जमहूरियत के लिए। और ये वक्त बताएगा कि ये बेहतर फ़ैसला था या नहीं था। हम इसको बेहतर फ़ैसला समझते हैं। हमारा एक नुकाती बयानिया है कि मुल्क में आइन के मुताबिक हुकूमत होनी चाहिए, मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। कोई दूसरी ना कोई झगड़ा है ना कोई टकराव है, सिर्फ ये यक नुकाती बयानिया है। और मैं समझता हूँ आज बिलावल साहब भी, दीगर अपोजिशन के लोग, बल्कि पूरा पाकिस्तान इस बात से इत्तफाक करता है। अब भाई साहब ये बताएं कि बिलावल साहब की तो मार्च है, ये लड़काना तक है, क्या ये मियाँ नवाज शरीफ की ज़मानत, शहबाज शरीफ साहब को ACL पे से हटाने के बाद जो सियासी मंजर है उसमें PMLN कोई बिलावल साहब के साथ मिलकर किसी किस्म की कोई ये ट्रेन मार जो है या कोई सड़कों पे आने का मामला, कोई मूवमेंट या कोई इस किस्म की चीज़ पंजाब में करने के लिए कोई दस्ते तावन बढ़ाएगी, या PPP ने आपसे भी कोई तावन मांगा ही नहीं इस मामले में? देखिए, ये जो फ़िलहाल पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, वो अपना एक हिकमत अमली है, उस पर चल रहे हैं। लेकिन ये हमेशा सियासत में गुंजाइश मौजूद होती है कि आप मिलकर एक मुल्कवार तहरीक चलाएं और हुकूमत को हटाने की कोशिश करें। बहरहाल उसका एक वक्त होता है, एक तरीका होता है। तो हम तो चाहते हैं कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी ना हो, मुल्क में स्टेबिलिटी हो, मईशत तरक्की करे, मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो। लेकिन हुकूमत की तरफ से रवैया जो है, मुझे ये चीज़ें होती नज़र नहीं आती। ये बदकिस्मती है कि मुझे ये कहना पड़ता है कि आज हुकूमती रवैये से मुल्क की मईशत भी ख़राब हो रही है, मुल्क के अंदर जमहूरियत भी कमज़ोर पड़ रही है, और मुल्क के अंदर अवाम भी जो हैं वो इन सब हालात की वजह से मुतासर हो रहे हैं। वैसे साहब, ये कल फ़रोग नसीम साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि मसलन जो नैब कवानीन हैं उसमें कोई ज़मानत और उसके अंदर जो आर्बिट्री चीज़ें, 2-3 चीज़ों पे कोई आपकी आपस में बातचीत भी हुई है, लेकिन अपोजिशन कोई कानून साजी वगैरह के मामले में
ईवान के अंदर तावन करने से गुरेजा हैं। क्या इसकी वजह यह है कि जब आपको दीवार से लगाया जा रहा हो तो आप समझते हैं कि तावन की कोई गुंजाइश ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर भी? देखिए, आज तक हुकूमत ने पार्लियामेंट को नहीं चलने दिया, ना सेनेट को ना कौमी असम्बली को, और ये बड़ी बदनसीबी है। अब ताउन की बात जो है, ताउन मौजूद है। नैब के कवानीन पर मेरी राय ये है कि नैब के इदारे को ख़त्म करना चाहिए। आपके पास इदारे मौजूद हैं, उनको इस्तेमाल करें। ये एक आमिर के बनाए हुआ कानून था, कोर्सिव इदारा था। बदकिस्मती से 2 जमहूरी हुकूमतें आईं, उसको तब्दील ना कर पाईं। इस पर पिछली दौर में इतफाक़ भी हुआ कि क्या तब्दीलियाँ चाहिए, लेकिन जब पनामा आया तो ना पीपल्स पार्टी ने ताउन किया, ना PTI ने ताउन किया। वो ड्राफ्ट आज भी मौजूद है। उस ड्राफ्ट को मज़ीद मुस्तहकम कर लें, उसको टेबल पर ले आएँ, उसको टेबल कर दें असम्बली के अंदर अगर हुकूमत चाहती है, क्योंकि हुकूमत के बगैर मुमकिन नहीं है कि ये इस पर कोई बहस हो सके। और दूसरी बात ये है, क्योंकि आज नैब जो है वो सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ पर ज़्यादा वार कर रही है, तो ये एक तासुर कायम होगा कि शायद ये जान बचाना चाहते हैं। मैंने बारहा कहा है कि इस कानून को ख़त्म कर दें, लेकिन कानून में लिख दें कि इसका इतलाक़ PMLN पर रहेगा, ताकि कोई ये ना कहे कि PMLN इससे बचना चाहती है। लेकिन इस काले कानून को ख़त्म करें ताकि मुल्क के अंदर जो आज एक हुकूमत मफलूज होकर रह गई है, एक सकूत का आलम है, ये ख़त्म हो सके और मुल्क की मईशत तरक्की कर सके। अब भाई साहब, आज आप भी नैब के कुछ देर के लिए मेहमान थे, क्या आपको यकीन था कि आप वापस आ जाएंगे? आ तो गए आप, तो ज़मानत भी नहीं है पहले इसकी ज़मानत तो नहीं है, जैसे उनका आर्बिट्री कानून है। आपका मसला क्या है नैब के साथ? किस चीज़ पे आपको देखिए, मैंने नैब पहले भी बहुत भुगती, मैंने नैब पहले भी बहुत भुगती है, आज भी हाजिर हूँ। मैं कभी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं लूँगा। मैं इस बात के ख़िलाफ़, वो नैब ने अरेस्ट करना है, अरेस्ट कर लें। अरेस्ट करने का मकसद होना चाहिए। यहाँ बगैर मकसद के भी शहबाज शरीफ का साहब को अरेस्ट किया गया, 90 दिन के रिमांड में रखा गया। क्या आज पाकिस्तान में कोई पूछने वाला है कि आपने कभी पूछा कि क्यों शहबाज शरीफ को अरेस्ट किया गया? ये फैशिस्ट टैक्टिक्स जो है, ये गस्टापो नहीं है। नैब एक अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। अगर अरेस्ट रखना है तो उसका मकसद होना चाहिए, वरना हम पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अगर हमसे बरामदगी करनी है ज़रूर अरेस्ट करें, हम तावन नहीं करते ज़रूर अरेस्ट करें, हम भागते हों हमें ज़रूर अरेस्ट करें। लेकिन ये जिस तरह नैब चल रहा है, और मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि जो ब्रिगेडियर असद मुनीर ने ख़त लिखा है, जो ख़ुद भी नैब में रहे, उसको ज़रूर पढ़ें। ये लम्हा फ़िक्री है हम सब के लिए। इस किस्म के अंधे और काले कानून मुल्कों को तबाह करते हैं, कोई उसको फ़ायदा नहीं पहुँचाते। तो मैं नैब के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। मैंने कभी, और मैंने जिम्मेवारी भी कबूल की है। मैं अभी आपको बड़ी वजाहत से कहता हूँ, मिनिस्टर के लिए बड़ा आसान होता है, वो कह दे जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी मामले से, क्योंकि हमारे जो बिजनेस ऑफ रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उसके अंदर मिनिस्टर जो होता है वो आखिरी सिग्नेचर होता है। उससे पहले पूरी मिनिस्ट्री फाइल पर साइन करके भेजती है जी। तो उसके लिए बड़ा आसान डिफेंस होता है कि जी ये तो फाइल आई है, मैंने साइन कर दी। लेकिन मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, जो कुछ मेरी मिनिस्ट्री में हुआ, वज़ीर-ए-आज़म के दौर में हुआ, मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो मैं हाजिर हूँ, नैब दिन में 10 दफ़ा बुलाए तो हाजिर हूँ। अभी हमने ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे बाद मैं ये जानना चाहूँगा कि आपसे वो कौन सी डॉक्यूमेंट मतलूब है, और शेख रशीद कौन सी कोई गिदड़ सिंह की लेके आए हैं आपके खिलाफ, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। ठीक, शेख साहब ये भी कह रहे हैं कि अब्बासी साहब बाहर थे और बाहर से ये बाकायदा जवाब जो हैं वो नैब के सवालों के तैयार भी करवा के लाएं, और आज भाई साहब के साथ वहाँ पे हुआ क्या, ये कारगुजारी भी सुनेंगे। ये भी कह रहे हैं शायद कि इनको ECL पे भी डालने की कोशिश की गई है, की जा रही है, दरख्वास्त की गई जी। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आज क्या हुआ अब्बासी साहब के साथ नैब में, उसकी कारगुजारी भी सुनेंगे। हमारे साथ हुई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। अब्बासी साहब, ब्रेक से पहले हम आपसे जानना चाह रहे थे, आज जब आप नैब में पेश हुए तो क्या हुआ? ये भी कुछ रिपोर्ट हुआ कि आपने जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी को ख़त लिखा है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, फिर आप जवाब देंगे। आज हुआ क्या?
देखिए, मुझे नैब ने क्वेश्चनर दिया था 75 सवालों का। वो सारे सवाल या पॉलिसी से या मार्केट से रिलेट करते हैं, उसमें कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, कोई और ऐसी बात नहीं है। और उसमें से आधे से ज़्यादा सवालात जो हैं वो बेसिकली जो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड हैं। तो मैंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को तकरीबन 3 हफ्ते पहले ख़त लिखा था कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे नैब का क्वेश्चनर दिया गया है, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे चाहिए। तो वो इन्फॉर्मेशन अभी तक वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि जैसे ही वो देंगे मैं वो उस पर जवाब बनाकर उनको मुहैया कर दूंगा। अच्छा, नहीं बात साहब, मैं ज़रा स्पेसिफिकली पूछना चाहता हूँ कि जब कतर से डील हुई, दुनिया में सबसे सस्ती हुई बकौल आपके, उसके बाद इमरान खान साहब भी वहाँ गए, हुकूमत ने वो डील कैंसिल नहीं की, तो नैब आपसे क्या कहलवाना चाहती है? जी देखिए, मैं तो जो वो सवाल पूछते हैं उसका जवाब दे देता हूँ, और मैंने जिम्मेदारी कबूल की है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी से हटा नहीं हूँ। और मैंने ये भी, मैं आज के तवज्जुह से, आपके भी तवज्जुह से, और मैंने ये पब्लिकली भी कहा है कि अगर LNG की वजह से आज पाकिस्तान को $2 अरब सालाना का कैश फ़ायदा या उससे ज़्यादा नहीं होता तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। आप डील तो एक तरफ छोड़ दें, आज हम पूरी दुनिया से भीख मांगते फिरते हैं। अगर हमने LNG ना की होती तो कम से कम $2 अरब कैश हमको ज़्यादा देना पड़ता, बल्कि जो मईशत पर असरात हैं वो लोग जो उसकी एस्टिमेट लगाते हैं वो $10 अरब सालाना के हैं। ये मामूली चीज़ नहीं था, यही एनर्जी क्राइसिस का हल था, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। और वो चीज़ जो दूसरे ममालिक को साल हा साल लगे, बांग्लादेश ने हमसे 5 साल पहले शुरू किया और पिछले साल पहला उनकी गैस फ्लो हुई है, अभी तक प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। अल्लाह ताला के करम से सीमलेसली यहाँ पर LNG का सिस्टम, पूरा सप्लाई चेन तैयार हुई, पावर प्लांट्स लगे और आज अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। पूरी मुल्क के अंदर वाफर मिकदार में गैस मौजूद है। अच्छा, ये अगर आप इसको मामूली बात समझते हैं, नहीं, ये आपको इसका क्रेडिट जाता है। अच्छा, ये बताइए कि इमरान खान साहब ने एक इंकशाफ किया कि एक्जॉन मोबाइल ने एक ऑफशोर कोई बड़ी गैस और तेल के ज़खायर जो हैं वो डिस्कवर कर ली 3 हफ्ते में। बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है। आप इस खबर पे कितना यकीन रखते हैं? एक वाकई कौम को एक खुशखबरी मिलने वाली है? देखिए, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था इस मामले में, लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ऐसी बातें करे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ना हो तो फिर वजाहत करनी पड़ती है, क्योंकि मैं वहाँ वज़ीर रहा और मैं ये सब मामला जानता हूँ कि ये है क्या, इशू क्या है और क्या इसके मुहर्रकात हैं। तो ज़रा उनको सोच समझ कर बात करनी चाहिए, और जिन लोगों ने उनको ये बात बताई है उनके कान भी खींचने चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं, लेकिन क्यों हुआ वो, इसको थोड़ा ज़रा अगर आप एक्सप्लेन कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये सिर्फ एक शराब है जो कि बात है, हवा में बात पहली बात है जी, पहली बात यह है कि इस सारे मामले का इस हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मुशर्रफ दौर में ये ब्लॉक अवार्ड हुआ, उसके बाद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में एक कंसोर्शियम बना जो ये ब्लॉक कर रहा था। उसके अंदर 4 कंपनियां थीं, एक ENI थी जो इटालियन कंपनी है जो ऑपरेटर है और आज भी ऑपरेटर है, एक्सॉन ऑपरेटर नहीं है, और दूसरे 2 पाकिस्तानी कंपनी थी, OGDCL और PPL, और एक चाइनीज़ कंपनी थी। तो 2015 में जो चाइनीज़ कंपनी थी उसके बाद ड्रिलिंग शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि बहुत से टेक्निकल इवैल्यूएशन करनी पड़ती हैं, और ये ड्रिलिंग अल्ट्रा डीप है, 2300 मीटर पानी के अंदर है, 2300 मीटर पानी है, उसके बाद ज़मीन आती है। पाकिस्तान में इससे पहले जितनी भी जो पानी में ड्रिलिंग हुई है सब नाकाम रही है। ये एक पोटेंशियल ब्लॉक है जिसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि हमें तेल या गैस मिलेगा। तो इसका 2017 में इसका फ़ैसला किया गया कि अब तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो 2017 के दिसंबर या नवंबर के अंदर ENI ने शिप बुक किया जो जनवरी में यहाँ आना था, क्योंकि उस शिप की बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, डेली मेरे ख्याल $2-2.5 लाख होती है जी। तो वो जनवरी 2000, क्योंकि ये ड्रिलिंग सिर्फ जनवरी के महीने में हो सकती है, तो 2019 में आकर ड्रिलिंग करेगा और उससे आपको डिस्कवरी होगी या नहीं होगी। इसमें एक्सॉन कंपनी हमारी हुकूमत की कोशिशों की वजह से
वापस आई और जो चाइना ने ब्लॉक छोड़ा था वो हिस्सा अब 25% हिस्सा उनके पास है। वो इसका ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर ENI है और हमें उम्मीद है कि यहाँ से कुछ मिलेगा। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखें कि ये इसके अंदर बहुत जो पॉलिसी इंसेंटिव है बहुत बड़ा है। ये अगर गैस निकली तो $10 पर MMBTU ये गैस आपको मिलेगी। उसका कंपैरिजन अगर आप देख लें तो इस वक्त जो स्पॉट LNG है वो डिलीवर्ड आपको कराची में $5.25 की मिल रही है। लेकिन बहरहाल ये हमारे मुल्क का फिजिबिलिटी भी है, एक मसला है, हो तो उसको भी बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब अच्छा जी, बासी वो साहब आपने टाइम लगता है, ये उनकी जिम्मेवारी होती है। जो $10 जी जो टाइम कितना लगेगा इसमें? टाइम ये तो ऐसे है ना कि जी 3 हफ्ते में बस फ्लो शुरू हो जाएगी गैस। जी गैस की फ़्लो तो शुरू हो जाती है। उसके बाद आपने प्लांट्स लगाने होते हैं, आपने पाइपलाइन डालनी है 2300 मीटर पानी के अंदर। ये 3 से 5 साल का प्रोसेस है। जिससे पहले अगर गैस हुई तो वो आपको मिलेगी। ठीक है। उसके अलावा फ्लोटिंग LNG का भी एक होता है कि आप वहीं पर एक प्लांट लगा लें। ये एक टेक्निकल मसला है, वज़ीर-ए-आज़म साहब को किसी ने बताया नहीं है तो वो खुशखबरियाँ मुख्तलिफ देते रहते हैं। यकीनन ये डिस्कवरी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी होगी और ये पोटेंशली सबसे ये हमें तवक्को हमेशा ये रही है कि इस ब्लॉक से हमें हासिल होगा। और ये सिर्फ एक वेल ड्रिल नहीं करना, इसके बाद आपको 3-4 वेल और भी ड्रिल करने पड़ेंगे जो अगर यहाँ डिस्कवरी ना हो फिर भी आपको ड्रिल करने पड़ेंगे। तो ये एक प्रोसेस है। तो इसकी क्योंकि ये गवर्नमेंट सिर्फ क्रेडिट हर काम के लेना जानती है, हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता या उसके पस मंज़र का इल्म नहीं होता। और वज़ीर-ए-आज़म साहब चूँकि और मसरूफियात ज़्यादा हैं वो आकर TV पर ये मुख्तलिफ बयानात देने शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप अब्बासी साहब कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये कहलवाया गया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उजलत कुछ बरत दी है। वैसे निज़ामी साहब, ये जब चिनियोट से तांबा और लोहा दरियाफ्त हुआ था तो उस वक्त भी वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वो भी एक बाद में साथ था उनके। हाँ, आप साथ थे उनके और बाद में वो भी एक वो यही लगा कि टेक्निकली ब्लेंडर करवाया गया है। अब्बासी साहब, जो इस वक्त हालात हैं और अवामी मसाइल हैं, मईशत का आपने शुरू में भी जिक्र किया था, वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद तो बड़े फ़िक्रमंद हैं, मईशत की बेहतरी चाहते हैं, लेकिन जो उनके इकनॉमिक मैनेजर्स हैं आपकी नज़र में वो कहाँ पे गलती कर रहे हैं? और आप बीइंग ऑपोजिशन और एक्स प्राइम मिनिस्टर, आपकी कोई सजेशन हो हुकूमत के लिए ताकि ये अवाम के मसाइल हल हो सकें? देखिए, आपने जो तांबे और उसके ज़खायर की जिक्र किया है ये वहाँ पर मौजूद हैं, वायबिलिटी उनकी नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये ज़खायर ज़रूर हैं बट इकनॉमिकली इनकी वायबल नहीं है। शहबाज साहब ने, मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, आरिफ साहब के ज़्यादा दोस्त हैं, उन्होंने कुछ उजलत की और उसका उन्होंने बयानिया वहाँ पर कर दिया और मैं कभी वहाँ पर गया नहीं, एज ए मिनिस्टर मैं नहीं गया। मुझे अच्छी बात है अब्बासी साहब ने बात मान लेते हैं, वो भी उनको नहीं, वो गलत उनको बताया गया। और यही चीज़ हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ भी हो रही है कि बताने वालों को ख़ुद पता नहीं है तो वो भी उनको जाके ख़बरें देते हैं और वो उनकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। जो दूसरी बात आपने इकॉनमी के हवाले से की है तो वज़ीर-ए-आज़म को फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए मुल्क की इकॉनमी के बारे में, उनको काम करने की ज़रूरत है और अपनी इकनॉमिक टीम को मोबिलाइज़ करें, डायरेक्शन दें और इस इकॉनमी के मसाइल को हल करें। क्योंकि जितनी तेज़ी से इकॉनमी गिरी है इस हुकूमत के अंदर, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। ये बहुत तशवीशनाक हालात हैं, मामूली हालात नहीं हैं। और IMF सबसे बड़ी गलती जो हुकूमत ने की, मैंने हमेशा कहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म की क़ियास आराइयाँ कर इल्ज़ामात लगा कर कॉन्फिडेंस को तबाह किया। उसके बाद IMF में जाने या ना जाने का फ़ैसला नहीं किया और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, रुपये की वैल्यू गिर गई, ग्रोथ रेट रुक गया, इन्वेस्टमेंट रुक गई, जो पॉलिसी रेट था वो बढ़ गया और आज एक बड़े ही संगीन हालात हैं। और मैं फिर ये कहूँगा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि सब बैठें, अपने डिफरेंसेस को एक तरफ करें, इकॉनमी पर मिलकर कोई लाए अमल तय करें। क्योंकि ये हुकूमत ख़ुद इकॉनमी के मसाइल हल करने के काबिल नहीं है, इनकी इकनॉमिक टीम कमज़ोर है, ना तजुर्बाकार है और मुझे ख़दशा ये है कि हमारी इकॉनमी एक बड़े क्राइसिस की तरफ जा रही है। अब्बासी साहब, आपने तो ये पहले भी ऑफ़र की थी हमारी प्रोग्राम में कि जी मैं हाज़िर हूँ आपकी
मदद करने के लिए। एक और बात कही जा रही है हुकूमती एहलकारों की तरफ से कि जी ये जो बजट था जो आपने दिया वो इलेक्शन बजट था और उसमें ऐसे अहदाफ रखे गए जो कि जिसकी वजह से सारा बेड़ा गर्क हो गया। पिछली हुकूमत भी बेड़ा गर्क कर गई और ये बजट भी बेड़ा गर्क कर गया। लेकिन मेरा सवाल है कि इनको किसने रोका था कि जब उसको चेंज भी कर सकते थे ये उस बजट को, जब ये आए हैं इन्होंने जब मिनी बजट दिए तो उसमें कुछ फिक्स कर सकते थे अगर चाहते तो। देखिए आरिफ साहब, ये बड़ी गैर जिम्मेदाराना बयान है और हकाइक इसके मुताबिक नहीं है। हमें सब ने कहा कि बजट मत पेश करें क्योंकि बजट में हमेशा अवाम पर बोझ ही पड़ता है। इलेक्शन आ रहा था लेकिन हमने ये समझा कि हमारी जिम्मेदारी ये है, क्योंकि हमने 5 साल हुकूमत में रहे हैं, कि बजट देकर जाएं ताकि पाकिस्तान 3-4 महीने बजट के बगैर ना चले, एक डायरेक्शन तय हो जाए। और ये रिकॉर्ड की बात है कि जब ये हुकूमत आई इन्होंने एक बजट पेश किया और कोई तब्दीली हमारे बजट के अंदर नहीं की, कोई फंडामेंटल तब्दीली नहीं की, बल्कि जो तब्दीली इन्होंने की वो मनफी साबित हुई और उनके असरात आज तक हुकूमत बर्दाश्त कर रही है। कुछ इनको रिवर्स करनी पड़ी। और मैं आज भी कहता हूं कि अगर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज तो टैक्सेशन का निज़ाम हमने बनाकर अप्रूव कर दिया था, जो आज भी मुल्क का कानून है जी, उसको इम्प्लीमेंट कर दें तो वो डायरेक्शन होगी पाकिस्तान के इकोनॉमिक मसाइल हल करने के लिए। ठीक। अब्बासी साहब शॉर्टली ज़रा बता दें, नवाज शरीफ साहब अब बाहर आ रहे हैं और 6 हफ्ते की उनकी ये ज़मानत है। कहा यह जा रहा है, तासुर भी है कि इसमें मज़ीद एक्सटेंशन की बात भी की जाएगी। मुस्लिम लीग नून की सियासी तौर पर हिकमत अमली या कोई तर्ज अमल जो बिल्कुल क्लियर हो वो सामने आएगा। इसमें यह भी इजाफा कर ले कि मोहतरमा मरियम जो है वो दोबारा अमली सियासत में आएंगी। अभी तो खामोशी इख्तियार की हुई उन्होंने। देखिए फ़िलहाल तो सिर्फ नवाज शरीफ साहब के इलाज का मसला है, अवलीन तरजीह वही है, इसीलिए कोर्ट ने उनको रिलीफ भी दिया है। तो सबसे पहले तो हमारे नज़र में वही बात है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब पहले भी इस जमात के रूए रवां थे, आज भी जमात के रूए रवां हैं। इससे पहले भी पॉलिटिकल लीडर्स जेल के अंदर रहकर अवाम की मांगों की तर्जमानी करते रहे और पॉलिटिकल पार्टीज़ को डायरेक्शन देते रहे। ये कोई नई बात नहीं है। मरियम बीबी का मैंने हमेशा कहा है कि उन्होंने PMLN के वर्कर के दिल के अंदर और पाकिस्तान के अवाम के दिल के अंदर भी जगह पैदा की है कुर्बानियाँ देकर। और लेकिन सियासत में आना ना आना, क्या रोल अदा करना, ये उनका ज़ाती फ़ैसला है या नवाज शरीफ साहब करेंगे। लेकिन यकीनन सियासत के अंदर उनकी जगह और एक रोल मौजूद है अगर वो अपनाना चाहें तो। ठीक। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आपने बड़ा बहुत शुक्रिया सराहत के साथ बयान किया है अपनी पार्टी का मौक़िफ़ और अपना एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नवाज शरीफ साहब की सेहत को लेके अपने ही प्रोग्राम में हमने 12 तारीख को क्या कहा था निज़ामी साहब ने, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद मज़ीद क्या पेशरफ्त होने जा रही है उनकी, ट्रेन मार्च भी जी ट्रेन मार्च से मुतालिक भी हम एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। कुछ और भी सियासी और माशी मामलात पे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की सेहत से मुताल्लिक अपने 12 मार्च के प्रोग्राम में निज़ामी साहब ने कुछ पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने रखे थे। वो क्या थे, पहले वो जान लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई है जो कार्डियोलॉजिस्ट होने के अलावा मियाँ नवाज शरीफ को एग्जामिन भी कर चुके हैं। उनका कहना यह है कि जो 2011 में इनकी जो कॉम्प्लिकेशन हुई थी, ये ऑलमोस्ट डाइड ऑन द ऑपरेशन टेबल, क्योंकि इनकी जो आर्टरी थी वो पंक्चर हो गई थी। तो ये खाली टोपी ड्रामा नहीं है, इसके पीछे थोड़ी सी हकीकत भी है। और अब ये जो कोर्ट में दोबारा मियाँ साहब गए हैं, बॉल जो है वो कोर्ट में फेंक दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के। निज़ामी साहब जो आप ये बात उनकी सेहत से मुताल्लिक बता रहे हैं, ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल है। ज़ाहिर है डॉक्टर्स के पास हिस्ट्री तो होगी। डॉक्टर्स ने आपकी नज़र में मौजूदा जो हुकूमत है उसको ये बता दिया है कि ये मामला इतना संजीदा है, और आपको क्या बिल्कुल बता दिया। और तभी मुझे समझ नहीं आती है जो फिक्रबाजी होती रहती है फवाद चौधरी साहब और शेख रशीद वाले, ये क्यों हो रही है?
जी, आपने जाना निज़ामी साहब, आपने कहा था कि ये मामला उमूमी नहीं आपको है। याद है कि जब ये कहा था तो एक गालियों का तोमार पीटीआई के ट्रोल्स ने मेरे खिलाफ किया था। वो तो कल से भी एक नया सिलसिला चल रहा है। वफाखोर और ये और वो याद है जब इमरान खान साहब की शादी और फिर तलाक की बात की तब भी ये हुस्न सलूक हुआ था। जी, तो इनमें को बर्दाश्त होनी चाहिए कि जो अगला बंदा है उसकी कोई इंटेग्रिटी भी होती है। नहीं, मेरे ख्याल कल से आपने नहीं देखा सोशल मीडिया, कल के बाद से तो हमारा ज़्यादा बेहतर अंदाज में प्रोटोकॉल से नवाजा जा रहा है पीटीआई के दोस्तों की जानिब से। वो जो कुछ मईशत से मुतालिक हमने बात की और मईशत के मुतालिक जो बात मैंने की है वो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब खुद मुतफक्कर है, रोज़ मीटिंग्स ले रहे हैं, आज भी उन्होंने मीटिंग की हुई है FATF पे, तो मैंने क्या गलत बात की यार? पाकिस्तान का बच्चा कह रहा है कि हम लुट गए, मर गए, पिस गए। अच्छा निज़ामी साहब, ये तो खैर हकीकत है जो इस वक्त सवाल ये है कि आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। ये क्रिटिसिज्म बदकिस्मती है और जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं या किए जाते हैं, अब इस पे सर ही पीटा जा सकता है। ये तो एक फैक्ट्री है ना गालियाँ देने की, ठीक है यार, लोगों के मुंह नहीं बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। निज़ामी साहब, नवाज शरीफ साहब की सेहत, आपके पास क्या इत्तलात हैं? अब इनके इलाज के लिए मुंतकिल कहाँ किया जा सकता है? मेरे ख्याल पहले तो घर जाएंगे, फिर हो सकता है शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल हो जाएं, या जैसे कि हो सकता है कि लाहौर में एक बड़ा इलाज, अगर उनके लिए दो ही ऑप्शंस हैं, नेशनल हॉस्पिटल या डॉक्टर्स हॉस्पिटल। मेरा ख्याल है डॉक्टर्स हॉस्पिटल शायद वो चले जाएं वहाँ। ठीक, आज की जो टाइमलाइन है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। भुट्टो का, बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्रेन मार्च, दोनों बरादरान की का रिलीफ अदालत से, अवामी मसाइल अपनी जगह बदस्तूर और हुकूमत मईशत को लेकर सर जोड़ के बैठी हुई है। बिलावल भुट्टो इससे पहले भी 40 साल हो गए, 4 अप्रैल 1979 से लेकर अब तक 40वां साल है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत को। इससे पहले भी इस तरह के दिन आते रहे, लेकिन इस पब्लिक राब्ता देखिए, एक तो मामला है कि सुख पीपल्स पार्टी को बिल्कुल उनके मुताबिक दीवार से लगा दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, करप्शन के केस हैं, ये सब कहते हैं मैं नहीं घबराता। दूसरे जरदारी साहब ज़रा हेजिटेंट रहे हैं बिलावल को पहले फ्रंट फुट पे खेल के, और अब बिलावल जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। ये जो बाज़ लोग कहते हैं ना कि जी ये तो जरदारी साहब इनको चला रहे हैं, हकीकत भी होगी कि अपने बाप को तो डिफाई नहीं कर रहे वो, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आप जरदारी और बिलावल भुट्टो में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। सियासी तौर पे नहीं, जो DNA है, मिजाजन देखे ना, मैंने बड़े करीब से मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो 1967 में जब डॉक्टर मुबशर के घर पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, मैं उस मीटिंग में बतौर एक तालिब इल्म मौजूद था। 30 नवंबर 1967 को आप वहाँ? जी बिल्कुल ठीक। उसके बाद मेरे भुट्टो साहब से बड़े करीबी रवाबत रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से भी मेरा एक ताल्लुक़ रहा, बड़ा करीबी है, और जरदारी साहब से भी है, इनकी फैमिली से। जो जरदारी साहब बात कर सकते हैं, ये जो बिलावल बात कर रहा है आज, ये DNA ही मुख्तलिफ है। ये कौन सा DNA है? ये क्या भुट्टोइज्म ट्रांसफर हुआ है? ब्रिंकमैनशिप, डिफाइंस। सादा अल्फाज में निज़ामी सब समझाए ना मुझे। ये मतलब है कि अथॉरिटी और एस्टेब्लिशमेंट को ललकारना और बरबला तरीके से ललकारना, और एक मज़ाहमत की सियासत जो भुट्टो साहब ने की। अब भुट्टो साहब की सियासत, लेकिन ये भी बिलावल साहब को भी सीखना पड़ेगा कि भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दोनों, एक तरफ जो ब्रिंकमैनशिप का मतलब है कि बिल्कुल एक चीज़ को आखिर हक तक ले जाना और बड़ी सख्त स्टैंड लेना, दूसरी तरफ साथ साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी करना। अच्छा, ये दोनों चलते थे। अच्छा, मतलब एक तरफ भुट्टो साहब जो हैं वो, आपको याद है, आप एक लड़काना में बैठे हुए याया खान से मीटिंग कर रहे थे, उसको लड़काना प्लान करते जी, और दूसरी तरफ वो ललकार भी रहे थे। ये भी कह रहे थे कि जमहूरियत का बड़ा कर्क हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा मैं टांगे भी तोड़ दूंगा अगर लोग गए वहाँ उनके। तो मतलब है कि ये भुट्टो का जरा विकेट है, और ये इसीलिए शेख रशीद घबराए हुए हैं बड़े। अब उनको धमकियां देते हैं कि यार आपकी जान खतरे में हो जाएगी। वैसे शेख साहब को आज क्रेडिट दें निज़ामी साहब के, रेलवे पे बैठ के वो ट्रेन मार्च कर रहे हैं। शेख साहब की मिनिस्ट्री है, हाँ, उनको इंतजामात जो है क्या गुजर रही होगी, ये बात ठीक है, उन पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा, आपने बिलावल के मिजाज की तो बात कर दी, लेकिन दूसरी जानिब 2007 से ऑनवर्ड जब से जरदारी साहब ऑल इन ऑल हुए पीपल्स पार्टी में, वो जो दमादम मस्त कलंदर वाली रिवायत थी वो कहीं खो गई थी, वो एक तरह से मर चुकी थी। बिलावल साहब आप नहीं समझते? जरदारी साहब एक रवायती सियासत करते रहे, शायद वो उस वक्त की ज़रूरत भी थी, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे
एक डीएनए ही फ़र्क है ना, उनके पास जरदारी का भी तो डीएनए है, आखिर जरदारी साहब के बेटे हैं, लेकिन जो उनको अपनी वालदा और नाना जान से जो चीज़ उन्होंने नरेट की है ना, वो आपको साफ नजर आती है उससे। क्या वैसे कारीगरी का, क्या डीएनए का इम्तजाज है? आपको पता नहीं, ये ट्रेन मार्च जो है ना जी, ये कोई नया चीज़ नहीं है पीपल्स पार्टी के लिए। अच्छा, जब भुट्टो साहब ने अयूब खान को छोड़ा तो उन्होंने पिंडी से एक ट्रेन ली जी, तेज गाम थी, कौन सी, और गुजर खान में पहला खिताब किया था, गुजर खान, और मैं भी था मौजूद लाहौर जब वो आए हैं। अच्छा तिल धरने को जगह नहीं थी, अच्छा, और जब तक वो पहुंचे कराची या लाड़काना, मुझे याद नहीं अब, वो अनडिस्प्यूटेड ऑपोजिशन लीडर बन चुके थे, और बाद में जो उनको उस्ताद गिरी आपके सामने। ठीक है। अच्छा निज़ामी साहब, जो इस वक्त अब मुस्लिम लीग नून की सियासत नवाज शरीफ साहब के बाहर आने के बाद किस डगर जाएगी? इससे पहले हमने देखा मरियम सिर्फ एक नुक्ते पे बोलती रहीं और वो उनके वालिद की सेहत थी, उसके अलावा वो किसी मामले पे नहीं बोली हैं, ऑल्दो उनके स्पोक्समैन तो बोलते रहे हैं। अब्बासी साहब की बातों से भी क्या लग रहा था, कोई पॉलिसी शिफ्ट होगा या फिर कोई नहीं बोलने? पीपल्स पार्टी के साथ मुस्तकबिल क्या होगा नून लीग का? पीपल्स पार्टी का देखें ना, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स है अपनी, हमारी अपनी है, लेकिन हम साथ देंगे उनका। मेरे ख्याल है असेंबली के अंदर तो बहुत तालमेल होगा। ये देखें, मुस्लिम लीग तो ऐसी पार्टी है जो अपने लीडर के लिए बाहर नहीं आई। आप कह रहे हैं कि जो बिलावल की पहली पेशी थी वो नवाज शरीफ की सारी पेशियों पे भारी रही? बिल्कुल, और देखें ना बिलावल की जो ट्रेन मार्च की जो रिस्पांस है वो ट्रेन मार्च के हिसाब से बहुत अच्छी है। लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि ये मुस्लिम लीग नून जो है ये अपना मार खाने वाली पार्टी है ना सड़कों पे। भाई जब नवाज शरीफ आए हैं वहाँ ज़बरदस्ती आए हैं, शहबाज शरीफ आए हैं, फिर जब अभी आए हैं, कौन से कोई इंसानों के ठाटे वो मारते हुए समुद्र आए हैं? इट इज़ नॉट अ पार्टी ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज़ एक स्टेटस को पार्टी है। तो बस ये मेरा शॉर्टली बता दें, माजी में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून की रिवायत ये रही है कि जब अपना मामला सीधा हो गया तो पीपल्स पार्टी को उन्होंने कॉर्नर भी किया, साइड भी दिखाई। मुस्तकबिल में भी ऐसा हो सकता है? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।